जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो विस्तारित कार्यकारिणी है वो आज सुबह से यहाँ पर चल रही है और हमारे बीच में आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले, कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आप सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पहले राज्यसभा के सांसद थे, अभी लोकसभा के सांसद हैं। केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के नाते अहम जिम्मेवारी इनके पास है और अभी जो आगामी अक्टूबर मास में हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रभारी के नाते भी इनको आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को दायित्व दिया है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके बाईं ओर श्री सुरेंद्र पूनिया जी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं। मेरी दाईं ओर श्री प्रवीण अत्रे जी आप सबके परिचित हैं। पूनिया जी से उस ओर श्री राजीव जेटली जी मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार दिल्ली में हैं। उनसे आगे संजय ओझा जी आप सब परिचित हैं। तो मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। इसकी जरूरत है? नहीं, मित्रों, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने पहली बार मेरे को मिलने के अवसर पे एक अच्छी भेंट मुलाकात हो। चलो चलो चलो, और ये कर लेते हो गया। आप सभी ने एक अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जैसे कहा, अक्टूबर महीने में हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, हरियाणा की योगदान से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी है। 14, 19 और 24 तीनों लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में एक उत्तरदायी सेवा की व्यवस्था बनी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव ने भी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताई है। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीतिक सूझबूझ की होती है और संगठन की रणनीति और मेहनत की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। आज हरियाणा कई पैमाने पे देश में एक अपना विश्वसनीयता बनाई है। मैंने पिछले सप्ताह भी हरियाणा आया था, मैं आज भी आया हूं। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, हरियाणा एक भारत के अंदर तेजी लाने वाला एक मिजाज है। भारत की अर्थनैतिक प्रगति में हरियाणा की अपनी स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। मैं अगर उसको जमीनी स्तर तक उसको जोड़ने की बात सोचता हूं तो कौन सा इलाका उसकी नेतृत्व करने वाला है और कौन सा इलाका उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, निसंदेह हरियाणा उसमें ऊपर रहेगा। आपकी नेतृत्व की भी आवश्यकता है और आपकी को एक अवसर मिलेगा हरियाणा एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए। इस बार की विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सत्ता वापसी की चुनाव नहीं होगी किसी के लिए भी। हरियाणा की जनता पिछले 20 सालों में 10-10 साल की दोनों सरकारों को आंका भी है।
4 से 24, 14 तक, 14 से 24 तक। और भारतीय जनता पार्टी जिस पेडेस्टल पे खड़ा है, जिस पैदान पे खड़ा है, आज देश की यशस्वी गृह मंत्री कुछ क्षण में, जैसे कहा गया, पहुंचेंगे स्टेडियम में, परिवर्धित कार्य समिति को संबोधित करेंगे। अभी अभी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई है। प्रदेश की जनता को आभार प्रकट किया गया है मोदी जी की तीसरी पारी के सहयोग के लिए, और अपील किया गया है अगले बार संगठन जाएगी जनता के पास, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे जनता के पास, सर्व समाज की विश्वास लेते हुए हम तीसरी बार भी प्रदेश की जनता की विश्वास जीतेंगे। क्योंकि हमें लगता है, हमारी राजनीतिक आकलन है, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है, और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं होते हैं। उन्होंने अनावश्यक एक राजनीतिक पैंतरा किया। स्पीकर की पद पे जो सर्वसम्मत होनी चाहिए उसमें एक, और सत्ता पक्ष की होते हैं, बहुमत एनडीए की है, तो स्वाभाविक एनडीए की स्पीकर होने की विषय था। लेकिन उन्होंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया और वोट की पहले विरत हो गए। ये घटना मैं मानता हूं छोटी नहीं है, और पिछले उसके बाद राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा को जिस प्रकार से अटकाने के लिए, उसके उनको धन्यवाद प्रस्ताव को अटकाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाया है, ये भी एक उनकी प्रारंभिक दिनों की राजनीतिक सोच बताती है। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा, हताशा के कारण, भ्रम, मिथ्या और कुंठित होने के कारण एक दुविधा में है। हरियाणा में भी ऐसे ही एक समूह को हमको सामना करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है, हरियाणा की जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चालू किया है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और कार्यक्रम के आधार पे, हरियाणा शासन की सुशासन के आधार पे हम फिर एक बार हरियाणा में दायित्व लेंगे। मैं आपका सहयोग कामना करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलना भी चाहूँगा। आपकी सुझाव हमारे लिए वे फॉरवर्ड के लिए मदद होगी, और हम मिलते रहेंगे। और मैं आज पहली बार आपको मिल रहा हूं। मैं आप सबको फिर मेरे ओर से एक बार धन्यवाद देता हूं। कोई एक थोड़ा डॉक्टर साहब कोई एक संचलन करे तो एक करे तो एक देवेंद्र जी एक इसके बाद आप लगातार दिल्ली में समीक्षा भी कर रहे हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या आपकी समीक्षा में सामने आया? प्रो इनकम्बेंसी भी तो होते हैं। इन दिनों में लोग स्थिरता चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हम तो तीसरी बार इसीलिए आज दायित्व में हैं। हाँ, निश्चित रूप में जब सत्ता में रहते हैं अपेक्षाएं भी रहती है। कई विषय को पूरा करना, जिनको सत्ता में रहना, उनके दायित्व भी बनते हैं। हम अनेकों विषयों में अच्छे काम किए हैं, और भी कुछ विषय काम बाकी रहा है। ये सारा विषय की समीक्षा होती है। हमें पूरा भरोसा है उस समय को हम पूरा भी पार करेंगे। देवेंद्र जी, संगठन की आपने बात कही कि आपके पास संगठन की मजबूती है। लोकसभा चुनाव में कई जगहों से ये बात
बात आई कि संगठन में ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया था और विपक्ष जो है जिसको आप प्रतिद्वंदी को कमजोर बता रहे हैं, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के लिहाज से देखें तो हार मिली है लोकसभा चुनाव में, ये चैलेंज है। मैं देखो, चुनाव चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चैलेंज मानती है। नगर पंचायत की चुनाव हो या देश की राष्ट्रपति जी की चुनाव। भाजपा के बारे में तो ये कहा जाता है तो चुनावी मशीन है, लोग 24/7 चुनाव के बारे में चिंता करते हैं, इसलिए मैं चुनाव को चैलेंज नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रतिद्वंदी है, सिर्फ मैं एक वित्तीय चुनाव के आंकड़े पे रणनीति नहीं बनाता। नीति दिखना पड़ता है, विश्वसनीयता दिखना पड़ता है, राजनीतिक हालत दिखना पड़ता है। मेरे बहुत आकलन प्रारंभिक है। मैं कभी हरियाणा, मेरे को पार्टी ने इस बार अवसर दिया एक अच्छे प्रांतों में काम करने का। हरियाणा में बहुत अनुभवी लोग हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नई नहीं है। पिछले 10 साल में तो हमने यहाँ दायित्व में रहा है। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद हरियाणा की विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। सर भीतरघात वाले पे क्या करोगे? अरे भाई, विषय उत्तर पूरा तो हो जाए। देने दीजिए देवेंद्र जी, कहाँ मैं भाग जा रहा रहूंगा तो 4-5 महीने आपके साथ। एक मिनट। इसलिए हमें पूरा भरोसा है। हमारी घर की कुछ अंदरूनी बात है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, एक सवाल तो यह है कि क्या भाजपा किसी के साथ मतलब गठबंधन में चुनाव में जा सकती है। दूसरा ये कि आज जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए, क्या है। देखिए, मैंने कह भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने निजी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में हमने सबसे पहला काम किया, प्रदेश की जनता को आभार किया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करने में। और हमने राज्य की जो राजनीतिक हालत है, देश की जो राजनीतिक हालत है, उसमें हमारी प्रतिक्रिया बताई है और हमने भरोसा जताई है कि हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता तीसरी बार यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरा एक सवाल है। जिस तरह से अब राजनीतिक जो है शुरू हो गया अभियान चुनाव को लेकर, कई लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो राविंद्र जी है, वो कई बार खुले मन से या उनके सपोर्ट में सांसद धर्मवीर बोलते रहे हैं। अनिल विज भी चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर सामने नहीं आए। क्या उन्हें मनाने, उनकी दुविधा दूर करने में भी किसी तरह का प्रयास रहेगा? दूसरी बात, जो आयातित नेता हैं दूसरी पार्टियों से, अगर उनके हितों को ध्यान में रखेंगे तो जो भाजपा के अपने संगठन के जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें किस तरह से आप हमारी कार्यकर्ताओं को चिंता हम पे छोड़ दीजिए। मैं आपकी इससे सुझाव के लिए आपको आभार प्रकट करता हूं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता बीजेपी, कोई आयातित, कोई पुराने, कोई नया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो आए वो भारतीय जनता पार्टी के है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व पे समर्पित हुआ वो हमारे कार्यकर्ता है। बाकी सबसे हमारी बातचीत होती है। राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश की बहुत बड़े नेता है, कल ही मैंने उनसे बात किया, कोई विषय नहीं। एनडीटीवी से गुरप्रीत एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी को लेके हाउ डू यू सी द डेवलपमेंट इन हरियाणा, बिकॉज इन कांग्रेस दे आर आल्सो रेजिंग दिस क्वेश्चन सेइंग अ लॉट ऑफ पेपर्स हैव बीन लीक्ड इन हरियाणा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो नीट एग्जामिनेशन को लेके जो ऑपोजिशन बार-बार सरकार पे वार कर रही है, उसको कैसे देख रहे हरियाणा की तरफ से। Adding to this, sir, NBE has written to ministry seeking the dates of NEET PG exam to reconduct the PG exam, and Rahul Gandhi is demanding the discussion in parliament. He has raising time and again this question. कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं चाहती है। चर्चा से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती है। Their only intention is to create chaos, confusion and create obstacle for smooth functioning of the entire institutional mechanism. कल लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह पे पीठाधीश अधिकारियों ने, अध्यक्ष, दोनों जगह के अध्यक्षों ने, उन्होंने कहा जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खुद ही जिस प्रसंग पे कांग्रेस उठा रही है उस पे खुद राष्ट्रपति जी ने अपने ओर से उल्लेख किया, हाँ देयर आर सम चैलेंजेस,
वी हैव टू लुक इनटू दैट, वी हैव टू इरेडिकेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ये आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभी की इस नीट परीक्षा के बारे में उल्लेख था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस सारे विषय में इसको उनको अवसर है चर्चा करने के लिए। और सरकार की ओर से मैंने कल ही आश्वस्त किया है, स्पष्टता के साथ कहा है कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। यह अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देश में तथा अनेक राज्यों में, या हमारी पहले 14 की पहले और तो किसी की शासन था, उस समय में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां ध्यान में आई थी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। आज हमारी दायित्व है, आज जो घटनाएं हुए हैं वो किसी जीरो एरर हो। हमने कुछ पहल किया है, एनटीए की नया नेतृत्व आई है, एनटीए को और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म क्या किया जाए उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इसरो की पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी है। हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन डिसरप्शन के खिलाफ एक सख्त कानून बना लिया है। हमने पूरा प्रकरण को सीबीआई के हवाले कर दिया है। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, विद्या अभिभावकों को मिल रहे हैं। हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंग्जाइटी घटे और वास्तविकता की ओर जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारी दायित्व है, हम उसमें बार बार अड़िग है, हमारे इंटेंशन बहुत स्पष्ट है। बाकी रहा अपने एनबीई के बारे में, कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ, हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है जिसको हमने डेफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डेफर हुआ था। आई थिंक एनबीई की ही काम है, एनबीई जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्द ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाएगी। आपने 23 तारीख को रोहतक में कहा था कि आप प्रदेश का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, उसकी क्या रूपरेखा बन रही है? बिल्कुल, हम भी 5 नेता, हमारी आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी, स्वयं मैं, हमारी सहयोगी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी, हमारे संगठन की प्रभारी राजस्थान के नेता सतीश पुनिया जी और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हम 5 लोग अमूमन 4 से 5 जिला जाएंगे, विधानसभा स्तर की लोगों को मिलेंगे। ये आज इस बैठक के उपरांत ये आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। सर 2019 में आपकी 10 की 10 लोकसभा सीट आई थी, पर विधानसभा की सीट जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और अब जब लोकसभा सीट 5 निकल कर आई है तो आप विधानसभा में कितनी उन सीटों को कैसे मोटिव कर सकते हैं कि आप गठबंधन नहीं? बहन जी, ये सामाजिक जीवन है, राजनीति है, हरियाणा का राजनीति है। आप इंतजार करिए क्या होगा, आगे देखते रहिए। हम सब, मैं आपको इतना ही कहूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। एक बाकी पूछे योगेंद्र जी। हाँ। जनता पार्टी 4.5 साल को सत्ता में रहे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाऊंगा, फ्री और बाद में। तो भाजपा इसको किस तरह से देखती है? हम किसी तरफ से नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा अपने बलबूते पे लड़ेगा और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बाकी कह दिया मैंने, बाकी कोई मित्र कोई और कोर्ट का ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे विषय उसमें जुड़े हैं। देखो, कोई चोरी और सीनाचोरी एक जो हिंदी की विषय है, मुहावरा है, यही है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो है वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। न आप बीजेपी है या? मेरा नाम निश्चल भटनागर है, मैं पॉलिटिकल एडिटर हूँ सहारा। जी, आपने बीजेपी की, मैंने ये लगा दिया मीडिया अच्छा, मीडिया का। अरे आपने बीजेपी, मैंने मीडिया को भी बिल्ला लगा दिया। अरे वाह, बढ़िया बात है भाई। अगर बीजेपी का लगाया तो मुझे लगता है सही है, बुराई तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, मेरे लोग कार्यकर्ता कोई पुस्तक नहीं दे रहा है। प्लीज जानना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी के फेस के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया था, हरियाणा की विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कोई फेस रहेगा या क्या?
ये रणनीति है। बाकी ठीक से पार्टी ठीक समय में उसके बारे में बयान कर देगी। दुधानी जी, न्यूज़ 18 से आपने कहा कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो। मैंने हरियाणा के नहीं, देश की कई जगह पे कह रहा हूँ। हरियाणा की भी बात कर हरियाणा की, उसमें हरियाणा भी है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या परिस्थितियां रही कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया? अगर इतनी देखो भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की प्रयोग करती रहती है, कई प्रकार की। कोई हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है, हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कई स्थान पे सरकारें हैं, इसलिए हम समय समय पे अपने सूझबूझ को ध्यान को यूज करते हुए, ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। नायब सैनी जैसे एक समाज की पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को पार्टी ने आस्था स्थापित किया, ये बहुत बड़ी बात है और ये पार्टी की रणनीति है। पार्टी कब किसको दायित्व देगा ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया है, बीजेपी ने कौन से कार्यकर्ता को किस अवसर पे काम देगा ये पार्टी की दायित्व है। प्रधान जी, कांग्रेस कह रही है ओपीएस लागू करेंगे और भी कई दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो ओपीएस है एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी उस पर जो बैकफुट पे रहती है? देखो सारा विषय समाज के सामने पिछले कई समय से है। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम को एक नए सिरे से देखने के लिए कमेटी बनाई। ये सारा विषय उस मेरे ओर से कह सकता हूँ वो सारे विचाराधीन है। प्रधान जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैनिफेस्टो क्या कोई इस विधानसभा चुनाव के लिए? अरे अभी तो हम कमर कसना शुरू किया, बेल्ट लगा रहे हैं, फिर आएंगे बार बार।